आप कल पढ़े थे इन्वायरमेंट क्या है, इसका क्लियर डिविजन आपने देखा था। इन्वायरमेंट्स के बाद फिर बात शुरू हुई थी इकोलॉजी पर, और इकोलॉजी की जो बात हुई थी तो हमने बताया था कि इकोलॉजी की कई हायरार्की है। इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था आपने कि जीव और अजीव के बीच पारस्परिक संबंध को इकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फिर हमने बताया था कि इकोलॉजी के ही कई स्तर हमने बताया था, और स्तर ये बताया था इंडिविजुअल, फिर हमने बताया था पॉपुलेशन, फिर हमने बताया था बताया था बात की बायो, फिर हमने लास्ट में बताया था हम लोग बात जो कर रहे थे कल इकोलॉजी के बारे में बात शुरू किए थे, और इकोलॉजी को कई लेयर्स में हमने बताया था कि जीव अजीव के बीच पारस्परिक संबंध को जो अध्ययन होता है इकोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी में भी हमने बताया था कि जब जीव अजीव के बीच पारस्परिक संबंध है तो लाइफ को कई हिस्सों में तोड़ तोड़ करके उन्होंने स्टडी की। एक तो हमने देखा कि जब एक किसी इंडिविजुअल्स को लिया जाता है कोई भी और उसका अध्ययन एबायोटिक कंपोनेंट से की जाती है तो इंडिविजुअल इकोलॉजी होती है। तो हमने बताया था कि पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में जब एबायोटिक चीजों से अध्ययन की जाती है तो पॉपुलेशन इकोलॉजी होती है। तो बताया था कि जब कम्युनिटी से जो रिलेशन एक कम्युनिटी को बेस बना करके और एक कम्युनिटी का एबायोटिक कंपोनेंट से जब उसका रिलेशन का अध्ययन किया जाता है तो कम्युनिटी इकोलॉजी होती है। और इकोसिस्टम को जब एबायोटिक कंपोनेंट से रिलेशन अध्ययन की जाती है तो सिस्टम इकोलॉजी होती। और बायोम का जब हमने किसी एबायोटिक्स का अध्ययन बायोम का अध्ययन किया तो बायोटिक बायोम इकोलॉजी हुई और बायोस्फीयर फाइल। हमारा सफर इंडिविजुअल से शुरू हुआ था और इंडिविजुअल से फिर पॉपुलेशन पहुँचे थे, पॉपुलेशन से हम फिर कम्युनिटी में पहुँचे थे, और कम्युनिटी से फाइनली हम जो है इकोसिस्टम पे हमने बात किए थे कि इकोसिस्टम के घटक को बताया था, क्लासिफाई किया था एबायोटिक घटक और बायोटिक घटक। एबायोटिक को फिर हमने क्लासिफाई किया था, हमने बताया था कि फिजिकल कंपोनेंट होगा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। फिर हम लोगों ने बात किया था कि इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट क्या होगा, और बायोटिक कंपोनेंट बताया था कि प्रोड्यूसर होंगे, प्रोड्यूसर की बात क्या होंगे, कंज्यूमर होंगे, कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, टर्शियरी कंज्यूमर होगा। इस तरह की बात चलती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात बताया था, बात कर रहे थे इसी कंपनी में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है और वो कॉन्सेप्ट जरूर एग्जाम में आता है। और शुरुआत कहाँ की थी, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, इकोटोन, ठीक है। इकोटोन के बारे में हम लोग शुरू किए थे। अभी देखिए एक स्तरीकरण, हम इकोलॉजी का स्तर केवल हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अभी आगे चल करके हम एक कंपोनेंट को फिर फाइनली इसको और इलेबोरेट करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अभी करेंगे कुछ। अच्छा, इन सभी इकोलॉजी में जो एक कंपोनेंट है
वो एवाइटिक कंपोनेंट है, अजेव का कंपोनेंट है, जो कि हमने बताया था कि अजेव कंपोनेंट में कोई भी घटक वो पूरी इकोसिस्टम को या इकोलॉजी को डिटरमिन करेगा। अगर कोई भी घटक डिस्टर्ब हुआ एवाइटिक का, पूरा क्या होगा, पूरी इकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। उन्होंने बताया चाहे सॉइल भी ले लो, चाहे हीट ले लो, चाहे आप वर्षा ले लो, कोई भी कंपोनेंट अगर डिस्टर्ब हो गया तो पूरी इकोलॉजी को सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा। हमने सारे एग्जाम्पल बताया था। अच्छा, अब हम लोग पहुंचे थे इकोसिस्टम में, और इकोसिस्टम में हम कौन सा कंपोनेंट पाए थे, इकोटोन बताया। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि इकोटोन के बारे में बताया था कि दो इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है, दो इकोसिस्टम के बीच का संक्रमण क्षेत्र जो होता है, उस क्षेत्र को ही इकोटोन कहते हैं। और इकोटोन में हमेशा हमने बताया था जैसे एक जंगल है, एक फॉरेस्ट है और एक ग्रासलैंड है। तो ऐसा तो नहीं है कि जंगल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होता ही है, और जहां से पेड़ खत्म एकदम से लाइन खींच जाएगी, यहीं से पेड़ आगे एकदम ही से नहीं मिलेगा। थोड़ी दूर पे 2-2, 4-4, 10-10 पेड़ तो रहेंगे। और ऐसा भी नहीं कि घास का मैदान जो है एकदम यहीं तक घास रहेगी, यहाँ बिल्कुल नहीं होगी, कुछ घास यहाँ भी रहेगी, कुछ पेड़ यहाँ रहेंगे। तो ऐसे क्षेत्र दो इकोसिस्टम के बीच का, एक इकोसिस्टम ये है फॉरेस्ट और ये है ग्रासलैंड, घास का मैदान। इसका क्षेत्र ये पूरा आएगा और इसका क्षेत्र ये पूरा आएगा। ये बोलते हैं ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। और ट्रांजिशन जोन में तो क्या बोला जाएगा, इकोटोन बोला जाएगा। सवाल पूछा जाता है, ये बताइए कि इकोटोन में इस ऐसे एग्जाम में दिया गया है फ्लो चार्ट बनाकर यूपीएससी ने, ए, बी और सी, और ये पूछा है निम्नलिखित में ज्यादा बायोडायवर्सिटी ए में होगी, सी में होगी, बी में होगी, कि सेम रहेगा, सेम रहेगा। क्या बताओगे, सी में रहेगा, सी में जो बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, यही तक बात कल हम लोग खत्म की। अच्छा, कुछ चीजें जैसे यहाँ पे है, इस जोन में स्पीसीज तीनों में सबसे ज्यादा है बायोडायवर्सिटी। लेकिन अगर मान लिया 10 स्पीसीज है यहाँ पे, इकोटोन जोन में, ट्रांजिशन जोन में मान लिया 10 स्पीसीज है, तो होता क्या है कि इस 10 में हो सकता है कि ये जोन किसी एक स्पीसीज को ज्यादा फेवर कर रहा हो। मेरी बात समझ, जैसे 10 स्पीसीज है यहाँ पे, इस 10 स्पीसीज में से कोई एक ऐसी स्पीसीज होगी जो यहाँ पर उसके लिए एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा बेहतरीन ग्रोथ वहाँ हो रही है। तो ऐसा स्पीसीज जो जिसका ग्रोथ, जिसका तादाद, जिसका अबंडेंस ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं एज स्पीसीज। एज स्पीसीज, ठीक है, एज स्पीसीज होता है। कहते नहीं, उन्होंने इनके ऊपर एज ले लिया थोड़ा सा, कहते ना। तो एज लेने का मतलब हुआ कि कुछ स्पीसीज में बहुत ही अबंडेंस होगी, और वो अबंडेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट्स है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है, क्लाइमेट्स का मतलब जलवायु यहाँ की है, जो स्थलाकृति है, जो यहाँ के वेजिटेशंस है, उस स्पीसीज को ज़्यादा फेवर कर रहा है। और फेवर कर रहा है इस वजह से उस स्पीसीज की तादाद बढ़ गई है। ऐसी स्पीसीज
सहज स्पीशीज का है। तो अब धीरे धीरे हम लोग लिखते रहना जरूरी है, क्योंकि नोट जब तक नहीं बनेगा आप नहीं कर पाओगे, हवा में उड़ जाएगी, मजा तो आएगा पढ़ना, लेकिन उसमें क्या जब तक कुछ लिखोगे तो कहाँ से होगा। तो अब लिखते चलिए, लेकिन लाइन लिखते हैं और लिख के साथ नोट अच्छा बन जाएगा। क्या चीज लिखी है आपका? इकोटोन के बारे में कुछ नहीं लिखा था, लिख लीजिए। दो या अधिक, दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्र के बीच, दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है। विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र है। जैसे आपने देखा, मेरी बात तो समझ ही गए ना? इकोटोन is a transition zone between two ecosystem is known as ecotone. Ecotone is a transition zone between two ecosystem. ये क्लियर हो गई? अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। एक है मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीच में दलदल है, दलदल के बाद समंदर है। तो ये मार्शी स्वाम्प है, दलदल, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। इसके बीच का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा? ठीक है, आगे लिख लीजिए। इसकी कैरेक्टर लिख लीजिए, इसकी लिख लीजिए, इकोटोन का कैरेक्टर लिख लीजिए। कैरेक्टर का मतलब विशेषताएं। पहला लिखिए, ये बहुत संकीर्ण, नैरो या काफी चौड़ा हो सकता है। भैया आप खुद सोचिए, हो सकता है एक इकोसिस्टम ये हो, एक इकोसिस्टम ये हो, दोनों का जो क्षेत्र बीच का ये पतला हो सकता है, लंबा, और हो सकता है कि बहुत चौड़ा हो सकता है ना। भाई घास का मैदान हो सकता है कि जंगल के बहुत अंदर तक हो, या जो जंगल का है बहुत सारे पेड़ बहुत आगे तक निकल गए हो और थोड़ा थोड़ा हो, तो ये नैरो भी हो सकता है और ये चौड़ा। पहली क्वालिटी। अगला सवाल देखिए, आईएएस से जो पूछेगा स्टेटमेंट दे देकर पूछेगा, तो जरा सा कंफ्यूजन सीधे सीधे आप दिक्कत आ जाती है। तो पहला दूसरा लिख लीजिए, इसमें दो इकोसिस्टम के मध्य, ये दो इकोसिस्टम के मध्य स्थित होती है। इकोटोन सिचुएटेड विद टू इकोसिस्टम, ये दो इकोसिस्टम के मध्य स्थित होती है, इसलिए ये तनाव क्षेत्र होता है। तनाव क्षेत्र मतलब स्ट्रेस एरिया, स्ट्रेस एरिया, स्ट्रेस एरिया। ऐसी बात है, यहाँ का स्पीसीज होगा, इसमें यहाँ का भी होगा, तो बिल्कुल नई प्रजातियां जो इंटरेक्ट करेगी तो स्ट्रेस जोन होगा कि नहीं होगा, तो वो चीज है। ये चीज देखिए पॉइंट। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसमें प्रजातियों में प्रगतिशील वृद्धि को दर्शाता है, प्रोग्रेसिव ग्रोथ, प्रगतिशील वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, समझ लगा? कोई दिक्कत पूछ लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट ये है कि आपको बगल लिखा है सब आप भूल जाओगे।
हिंदी तो बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? हिंदी ही बोले, वही तो करे, वो मैंने हिंदी बोल दो तो सिर्फ जो बाइलिंगुअल तो बाइलिंगुअल का मतलब दोनों लैंग्वेज बोलना है। अब दोनों पहले हिंदी बोलो, आप अंग्रेजी बोलो, हम तो इसलिए दोनों को स्पेसिफाई कर रहे हैं। नहीं बोला पढ़ाई आगे लिख लीजिए, आगे इकोटोन में हम किसकी शिकायत क्या है? हम बोलिए अपनी ग्रीवेंसेस को रखिए, अपनी शिकायतें जो है, जो भी आप अभी आपसे कहेंगे, हम सब हम रिफाइन करेंगे आपसे जो देखिए इकोटोन में कभी कभी किसी प्रजाति की जनसंख्या घनत्व, इकोटोन में कभी कभी किसी प्रजाति की जनसंख्या घनत्व किसी अन्य प्रजाति की तुलना में अधिक होती है। Ecosystem, sometimes in ecosystem, the density or population any specific species is more than other species. अब एक बार इंग्लिश बोल दिया क्योंकि हम देख के बोल तो वैसे अपना पढ़ लिख लिया भाई, ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं, मैंने यही कहा इकोटोन में कभी कभी किसी स्पीशीज की जनसंख्या और स्पीशीज की जनसंख्या की तुलना में ज्यादा होती है। इसको एज इफेक्ट कहते हैं, इसी को एज इफेक्ट कहते हैं। क्या लिखा आपने? नहीं, पूरा अन्य स्पीशीज की तुलना में अधिक होती है, इसे एज इफेक्ट कहते हैं। किसी उसको एज इफेक्ट कहते हैं। लिख लीजिए इकोटोन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, इकोटोन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला स्पीशीज यानी जाति को देखिए जाति के जीवों के एज स्पीशीज के रूप में जाना जाता है। एज स्पीशीज बात समझ गए? देखिए मैंने कहा इस इकोटोन में कई प्रजातियां हो सकती हैं, लेकिन उस सभी प्रजातियों में किसी एक स्पीशीज की पॉपुलेशन और स्पीशीज से ज्यादा होती है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट कहते हैं। जिस स्पीशीज की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उस स्पीशीज को क्या बोलेंगे? एज स्पीशीज। समझ गए बात? पहली बात तो ये दीजिए, ये सब चीजें आपको इसी तरह बेसिक कॉन्सेप्चुअल के रूप में सवाल जब आएंगे तो फटाफट आप सही कर पाएंगे। ठीक है, अगला लिख लीजिए। अच्छा लिख लीजिए स्थलीय इकोसिस्टम में, स्थलीय लैंड एरिया में, स्थलीय इकोसिस्टम में एज इफेक्ट, स्थलीय इकोसिस्टम में एज इफेक्ट। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले समझिए। रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि जो एज इफेक्ट है ये वाला, कौन से जीव का सबसे ज्यादा होता है? जो एनिमल्स है, अच्छा देखिए ये बताइए आप, इस पृथ्वी
पृथ्वी के धरातल पर जितने भी एनिमल्स हैं उसको अलग अलग फाइलम में बांटा गया है। पहले से शुरू करिए, कहां से? सवाल एक हायरार्की अगर आपको तैयार है तो एक या दो सवाल आप वैसे ही आपका सही होगा हर एग्जाम में आपका, मगर डंके की चोट पर उनको कह सकता हूँ कि आज एक सवाल याद है, दो सवाल कमीशन पूछता है, लेकिन शर्त ये है आपको पूरा हायरार्की याद होना चाहिए और सीक्वेंस है, ये नहीं कि इधर उधर इधर का उधर का। तो पहला बताइए, जीवन की उत्पत्ति कब हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? 4.6 बिलियन ईयर। 4.5 बिलियन हो गया। चलो ये नहीं, जीवन की उत्पत्ति इसके करीब 100 करोड़ वर्ष बाद, मतलब। और पृष्ठ से जीवन की उत्पत्ति कब हुई? जब पृथ्वी हो जाएगी तब जीवन आएगा। जीवन कब हुई? 3.7। 3.5 से 3.9 बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अच्छा, अब सवाल उठता है कि जीवन की बात हो रही है, सबसे पहला जीवन कौन है? माइक्रो एक कुछ की जीव सीधे सीधे ब्लू ग्रेन बैक्टीरिया, इसी को बीसीटी बैक्टीरिया होगा, साइनोबैक्टीरिया सब चीज होगा। अब देखिए, अब जीवन प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। तो प्लांट की सीढ़ी पहले इधर से प्लांट की सीढ़ी शुरू होगी और एनिमल की सीढ़ी भी शुरू होगी। तो सबसे पहला जो एनिमल हुआ उसको किसी फाइलम में रखेंगे नहीं रखेंगे? तो बताइए कौन सा पहला फाइलम को सीक्वेंस रख के बता दीजिए। अमीबा एक सैंपल फाइलम, देखिए प्रोटोजोआ। दूसरा पोरीफेरा, सिलेट्रेटा। अगला अगला चलो इसको रिमैट भी होते हैं। अगला क्या हो गया? एनिलिडा हो गया। अगला क्या हो गया? आर्थ्रोपोडा हो गया। और ये क्या हो गया? मोलस्का हो गया। अगला कार्डेटा हो गया और कार्डेटा हो गया। हम लोग कार्डेटा में आते हैं। देखिए इसको लिख लीजिए, ये सवाल ऐसे ही सीधे सीधे कुछ उठा लेगा, 40 उठा लेगा, 20 पूछेगा कौन मोस्ट एडवांस है, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, यानी सिंपल जीव से जटिल जीवों की तरफ बढ़ रहे हैं। लिख लीजिए, सीक्वेंस से ये सवाल आएगा। ठीक है, नहीं समझ आई बात? इस तरह से देखिए सीक्वेंस का बढ़ाए ना, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। आपको ऐसे ही पूछेगा डायरेक्ट, ऐसे 20 उठा लेगा, ऐसे 4 बार तो पूछा गया है, 4 उठा लेगा, कहेगा इसमें सबसे एडवांस जीव, तो नीचे से सबसे सिंपल शुरू होगा, तब से लास्ट। अब देखिए क्वालिफाई करने में लिखने के लिए कुछ ट्रिक्स होंगे और कुछ जटिलता, जिससे क्वेश्चन उठाया जाता है, निकाल दिया जाता है। दुनिया भर के सवाल जैसे निकाल लीजिए, ना हो गया इसमें से सवाल निकलेगा। देखिए ये फाइलम है और ये क्लास, इस फाइलम के भी क्लास होते हैं। कॉर्डेटा का क्लास आपको याद होना चाहिए सीक्वेंस में। सबसे सिंपल कॉर्डेट्स का सबसे पहला क्लास क्या होगा कॉर्डेटा का? फिशेस। कंपटीशन पॉइंट बताओ, फिशेस के बाद कौन सा सबसे जटिल होगा?
फिशेस के बाद एम्फीबिया। जो फिशेस मछली में रहती है, फिशेस कहाँ रहती है? पानी में रहती है। एम्फीबिया पानी और जल, पानी और थल दोनों में रहेगा। फिशेस के बाद, एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल, उसके बाद बर्ड्स। आप सही आए आप। और उसके बाद मैमल। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको पूरा सीक्वेंस रख लीजिएगा। पहले तो पूरे जीव जगत का फाइलम इस तरह से बना डालिए, हायरार्की तो लिख लीजिए। सब बढ़िया से सवाल मिल जाएंगे। कंपटीशन कैसे निकाला जाएगा वही बताएंगे। ऐसे उठा करके ऐसे उठा कर ले, ठीक? तब उसके द्वारा क्या करें, आप क्या करें। और इस फाइलम का क्लास हमने बता दिया कि सबसे पहला क्लास फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स हो गया। नहीं समझ आई ना? आए कोई सीखने ही के प्रोसेस में सब लोग हैं। बिल्कुल देखिए, पढ़ाई बहुत रिलैक्स माहौल में करिए। जितना ही माइंड को रिलैक्स में पढ़ेंगे, तनाव में पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगी। रिलैक्स माइंड से पढ़ेंगे, चीज़ें समझ में आएगी। ये दिमाग का खेल है पढ़ाई। ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि दिमाग लगा है अरे वहाँ जाना है, अभी तो ये करना है, वो करना। वो सब दिमाग जब यहाँ रहिए, बिल्कुल अपने पढ़ाई से पूरी तरह से जुड़ जाइए। युद्ध स्तरीय काम करिए, तब जाके बनेगा क्या नाम है। और बहुत रिलैक्स होकर के हड़बड़ाइए नहीं, धीरे धीरे चीजों को सीखते जाइए। और एक साल भर का प्रोसेस जब तब जाकर के उसको होगा काम। ये सब किसमें आएगा ये पूरा? देखिए, पहला फाइलम प्रोटोजोआ, पोलिफेरा, सिलिकेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, लिम्फोसिस्टिस, एलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा। ये फाइलम है। अब कॉर्डेटा जो फाइलम है, एग्जाम यूपीएससी बार बार पूछता है कि ये कॉर्डेटा की क्लास बांट देता है। तो कॉर्डेटा कितने क्लास है बताए? 5। सबसे सिंपल जो होगा कौन होगा? फिशेस होगा। फिशेस के बाद कौन पैदा होगा? एम्फीबिया। एम्फीबिया के बाद कौन पैदा होगा? रेप्टाइल। रेप्टाइल्स के बाद कौन होगा? बर्ड्स। और बर्ड के बाद मैमल्स होगा। और मैमल्स में हम लोग आते हैं सबसे एडवांस। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हम सब लोग क्या है? मैमल्स का है। मेरी बात समझे? यहीं से एक सवाल आपको डंके चोट बता रहे हैं, यूपीएससी, यूपीपीसी सब जगह मिल जाएगा, मिनिमम एक सवाल। और जब इसको इलाबोरेट कर पाओगे तो 3-4 सवाल यहाँ से फिर यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी में मिल जाएगा। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम को पढ़ोगे, चैप्टर ही है, तो ये 4 सवाल आएगा। अब मेरी बात, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ये तो साइड में जैसे हलवा होता है, हलवा साथ में दिया जाता है, इसी हलवे से सवाल मिल जाएगा। अब देख हटाएं। ये कौन सा रीजन है? संक्रमण से इकोटोन है। इकोटोन, इकोजोन नहीं, इकोटोन। अमूमन ये देखा जाता है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की तादाद और स्पीसीज के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, यही बात हुई। और इस फिनोमेना को क्या गया? एज इफेक्ट कहा गया। और जो स्पीसीज इसमें और स्पीसीज के कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, एज स्पीसीज कहते हैं। तो सवाल ये पूछा जाता है कि जो लैंड मास है, जैसे है जंगल, ग्रॉस लैंड पर जो इकोटोन होता है, उस पे किस प्रजाति की अबंडेंस एज स्पीसीज अमूमन देखा जाता है। तो इस पर जो है बर्ड जो होता है ये एज स्पीसीज होता है, देखा गया है। क्लियर? ये बात करना था। ये कमीशन यूपीएससी वगैरह पूछेगा इस तरह के सवाल कि इकोटोन में, इसीलिए इस तरह पूछेगा इकोटोन में एज स्पीसीज मोस्टली किसका होगा। तो पहली बात इकोटोन मालूम होना चाहिए। दूसरा एज स्पीसीज क्या है ये मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको फैक्ट डाटा मालूम। समझ गए बात? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो आप लोग वेरी रिलैक्स। अच्छा ये भी ना सोचो कि अगर नहीं पूछ लेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी।
सीखने के प्रोसेस में है। जीवन के आखिरी पड़ाव, आखिरी सांस तक मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, इसलिए बिल्कुल शर्मिंदगी ना बने। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या? एक्चुअली नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा है, लेकिन अगर ओवरऑल ज़्यादा की बात करेंगे तो बायोमास को भी लेते हैं, तो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चलो ठीक है, बैक्टीरिया तो हर जगह है, फंजाई अलग है, प्रोटोजोम अलग है, लेकिन अगर बर्ड देखा जाए तो बर्ड की तादाद जो बहुत ज़्यादा, स्पीसीज जो है बर्ड ज़्यादा, बर्ड बहुत सारी स्पीसीज होती है ना, वो चीज़ की बात आगे लीजिए। घनत्व भी देखा जाता है, अगला लिखे नीके एक होता है टॉपिक, नीके नीके इसी को सिस्टम में दो टर्म पढ़ेंगे, हैबिटाट और जिसको क्लासिफाई कर लीजिए। देखिए सर लास्ट वाला पूरा नहीं हुआ, लास्ट वाला जो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। स्थलीय इकोसिस्टम में एज इफेक्ट के आगे उसमें बर्ड का घनत्व सबसे अधिक है, चिड़ियों का घनत्व सबसे ज्यादा, वही तो बता रहे थे। इकोसिस्टम में दो टर्मिनोलॉजी आपको बहुत बेहतरीन आती है, हैबिटाट और नीके। हैबिटाट और नीके में क्या डिफरेंस कोई बताएगा? हिंदी में सोचा पर्यावास इसको नीके, इसको नीके ही बोलते हैं। देखिए हैबिटाट को एक नॉर्मली इस तरह से कह सकते हैं, एड्रेस, पता। जैसे पूछा गया कॉलेज का क्या नाम है? एपीएन कॉलेज का पता बताओ। हमने बता दिया कि भाई साहब ये कॉलेज है, उसके सामने यहाँ पर पता। ये पूरा जो स्कूल है ये पूरा हैबिटाट है, ठीक है। लेकिन इस हैबिटाट में क्या एक स्पीसीज रहती है? क्या इस हैबिटाट में एक मनुष्य ही स्पीसीज रहता है? कितना रहता है? कौन कौन सी स्पीसीज रहती है? बहुत सारी स्पीसीज रहती है भाई, खटमल, मच्छर, चूटी, चूटा, मक्खी, कुत्ता बिल्ली डर नहीं होगी, बंदर, छिपकली, बंदर, अलग अलग प्रजातियां हैं कि नहीं है? और अलग अलग प्रजातियां अपना अलग अलग फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है? जो मनुष्य फंक्शन कर रहा है क्या वो छिपकली कर रही है? नहीं कर रही है। जो मनुष्य कर रहा है स्पीसीज और जो छिपकली कर रही है काम, क्या मच्छर स्पीसीज वही काम कर रहा है? नहीं कर रहा। जो मनुष्य, मच्छर और छिपकली कर रही है क्या वही मक्खी कर रही है? देखिए हर स्पीसीज अलग अलग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बस आप खाना खा रहे हो यहाँ पर, आप इस जगह पे बहुत सारे जीव हैं, कहते हैं ये स्थान, इस छिपकली का एड्रेस यही है, लेकिन क्या अपने साथ बैठा के छिपकली को खिलाओगे साथ में कि तुम भी खाओ हम भी खाएं? नहीं। इसका मतलब है कि जो हर किसी एक हैबिटाट में जो बहुत सारे अलग अलग प्रजातियां हैं, उन सभी प्रजातियों का अलग अलग फंक्शन है, और
जिस प्रजाति का जो फंक्शन है किसी हैबिटाट के अंदर दूसरी प्रजाति नहीं करेगी, यानी लीके जो होता है किसी खास एक स्पीसीज का होता है, हैबिटाट जो होगा वो बहुत सारी प्रजातियों के लिए हो सकता है। इतनी बात समझ में कोई दिक्कत? इसीलिए सवाल पूछा जाता है क्या तीन स्पीसीज एक नीके, उनका क्या एक नीके होगा? यूपीएससी स्टेटमेंट देता है 4 स्पीसीज है, क्या उनका नीके एक होगा? उसके बाद देगा ये देता है एक पर्यावास जो है एक हैबिटाट में कई नीके होते हैं। फिर स्टेटमेंट तक पहला सही है, दूसरा पूछेगा दूसरा सही है, तीसरा कहेगा पहला दूसरा दोनों सही है, फिर चौथा पूछेगा पहला दूसरा दोनों नहीं सही। तो इस तरह के सवाल होते हैं। तो अब बताइए हैबिटाट बड़ा है कि नीके बड़ा है? यानी एक हैबिटाट में कई नीके हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? और एक नीके में केवल एक ही स्पीसीज रहेगी, दूसरी स्पीसीज नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो छिपकली करेगी वो उसका क्षेत्र है। छिपकली ही जाकर चिपक करके अपना दूसरी तरह से कोई परफॉर्म करेगी, उस पर मच्छर जाकर चिपकेगा नहीं वहां पर। ये मच्छर खून दौड़ कर पिएगा तो वहां चिपकने की क्या जरूरत है उसको? समझ गए? तो हर नीके के लिए एक स्पीसीज को ही पनाह देगा और एक हैबिटाट बहुत सारे नीके को पनाह देगा। अब थोड़ा थोड़ा लिखते चले, क्लासिफाई लिख लीजिए, हैबिटाट पे लिख लीजिए हैबिटाट एक निवास स्थान है, हैबिटाट एक विशेष स्थान है, हैबिटाट एक विशेष निवास स्थान है जहां पर जीव रहते हैं। ब्रैकेट लीजिए एड्रेस, पता। मैंने कहा पर्यावास वो निवास स्थान है जहां जीव रहते हैं। एड्रेस लिखिए, नीके में लिखिए पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम में जीवों द्वारा निभाई गई एक विशेष भूमिका परिभाषित करता है, यानी ब्रैकेट में लिखिए प्रोफेशन। एक विशेष भूमिका जो निभाई जाती है, इनका प्रोफेशन क्या है? ये एड्रेस है पूरा। मच्छर का काम है खून पीना, मक्खी को पार करना है, खाना इधर ले जाकर उधर करना, मलेरिया फैला तो इधर उधर की करना। चूटा का काम है जाकर दूसरा चूट काट लेना। अलग अलग काम तो सब कर रहे हैं। कुत्ता काम है बैठे पहले घूमेगा, उसके बाद भूख होगा, फिर अपना कुछ लेके चला जाएगा, अजनबी आएगा भोंकेगा, तो काम है। मनुष्य है, कोई बाबू गलत वाला काम करेगा, कोई प्रोफेशन पढ़ाएगा, तो क्या मनुष्य कुत्ता वाला काम करेगा या चूटी चूटा की तरह काटेगा? अलग प्रोफेशन है कि नहीं? तो क्या हुआ कि एक ये हैबिटाट्स जो है एक एड्रेस होता है, एक प्रोफेशन किसी स्पीसीज द्वारा निभाई गई एक प्रोफेशन है, और हर प्रजाति अपना अलग अलग प्रोफेशन को निभाएगा। बात समझ गए? अगला लिख लीजिए भाई, चारा है तो चारा बेचारा जो जमीन लेटा हुआ है वो कुत्ते कर चाहे थोड़ा करेगा, वो अलग कर रहा है। अगला लिख लीजिए हैबिटाट प्रजाति विशेष नहीं है।
प्रजाति विशेष नहीं है। हैबिटेट इज नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक। जैसे इंग्लिश में वो बोल दिया करिए, अब सर नहीं समझता बोल देना बोल अब समझ जाते हैं कि नहीं समझ में आया क्या बात है, क्या कौन हो जाता है। हैबिटेट प्रजाति विशेष नहीं है और नई प्रजातियां एक ही निवास स्थान पर रह सकती है। डिफरेंट स्पीशीज कैन लिव इन अ हैबिटेट। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये लिखा था, दूसरा पॉइंट था ना इसका। आप नीचे में लिखिए दूसरा पॉइंट क्या है। नीचे एक प्रजाति विशिष्ट है। नीचे इज स्पेसिफिक। अच्छा ये बताइए, हम लोग खाना खा रहे हैं, हमारा नीचे कई रूप में होता है, स्थान के रूप में होता है, खाने के रूप में होता है, ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा मुझे। जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो हमें थोड़ी देर को मेढक को बुला लो, ये थोड़ी देर में छिपकली बुला लो, ये तो अपने ही घर के है, कोई दिक्कत नहीं, बुलाओगे। तो जो नीके हमारा ये नीके है, जैसे हर प्रजाति का जब तक उसको उसका नीके नहीं मिलेगा तब तक वो जीवित नहीं रहेगा। जैसे देखो अभी रिसेंटली हमारे कंट्री में बाहर से चीता लाया गया, नामीबिया से। तो नामीबिया से जब लाया गया तो नामीबिया में जो चीता था उसका एक नीके होगा। नीके का मतलब यानी उसका एक एटमॉस्फेयर होगा, इसका क्लाइमेट होगा, उसके रिसर्च बढ़िया था। यहाँ पहले रिसर्च करके लाते हैं वहाँ पर क्लाइमेट की जलवायु कैसी है, वहाँ पर क्षेत्र कैसा है, ये फूड जो खाएगा वो कैसा खाएगा। यहाँ पे हम लोग आए इंडिया में, उसका नीके नहीं मिला होगा, इसलिए वो धीरे धीरे संभलते चले गए। अच्छा, नीके जो होता है स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, लिख लिया कि नहीं। यानी एक नीके जो है वो केवल एक ही प्रजाति के लिए ही रहेगी। समझ गए? छिपकली अगर वहां पे है तो हम लोग जाकर चिपक नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर चिपकेंगे तो क्या होगा, हमारी अधड़ियाँ सब बाहर निकल आएंगी। हमारी बॉडी जो है इस तरह से बनी हुई है कि इस तरह से उल्टा लपटेंगे तो हम लपेट उठेंगे तो अपने आप ब्लड प्रेशर होगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। क्योंकि हमारा बॉडी जो एडजस्ट है वो एक स्पेसिफिक नीके के लिए है कि हम पैरेलल मूव करेंगे, हम सोएंगे किसी सपाट जगह पे, जो हमारा नीके होगा। हमारे नीके नहीं होगा जाके चिपक गए लोग। ठीक है, आगे क्या लिखा आपने? अच्छा, हैबिटेट एक प्रजाति स्पेसिफिक नहीं है। लिख लीजिए तीसरा पॉइंट, लिख लीजिए। क्या इस बात से सहमत है आप? एक हैबिटेट में नीचे ज्यादा हो सकता, कई हो सकते हैं कि एक ही होगा, कई होगा। तो हमें लिखाने जरूरत है, आप नहीं मान लो। एक हैबिटेट में एक से अधिक नीचे होता है। समझ गए? लिख लीजिए नीके एक विशेष प्रजाति के लिए विशिष्ट है। नीके एक विशेष प्रजाति के लिए विशिष्ट है। हैबिटेट में लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्या क्या कोई भी लिख लीजिए। रेगिस्तान,
द डेजर्ट, ओशन समंदर, तीसरा माउंटेन, ग्रॉसलैंड घास का मैदान, फॉरेस्ट जंगल। अब देखिए मेरी बात, क्या डेजर्ट में एक कहते हैं रेगिस्तान, रेगिस्तान एक हैबिटाट है, तो क्या उस रेगिस्तान में एक ही स्पीशीज होगी? और जब स्पीशीज अलग अलग है तो उसका लिखे भी तो कई होंगे कि नहीं होंगे? एक समंदर, समंदर एक हैबिटाट है, तो क्या एक स्पीशीज होगा? और जब स्पीशीज कई हैं तो उनका नीचे भी होगा, कोई ऊपर तैरेगा, कोई नीचे तैरेगा, कोई बीच में तैरेगा, कोई कहीं तैरेगा, उनका नीचे होगा कि नहीं? अगला क्या बताया हमने? एग्जाम्पल बता दिया हमने, इसमें लिख लिए कोई स्पीशीज लिखे, टाइगर, पांडा, टाइगर, चिड़िया, कोई भी स्पीशीज लीजिए। रेड पांडा ले लो, कोई भी स्पीशीज ले लो, मानव ले लो। लिख लीजिए। अब हमको नीचे अलग से नहीं लिखाने की जरूरत, क्योंकि सब समझ लो आप। अब लिखे टाइप्स ऑफ नीके, केवल छोटी जड़ी टाइप की बात, अंदर से टाइप का है बात, देखना भाई ये उल्टा पड़ना। टाइप्स ऑफ नीके, नीके का प्रकार तो पहले लिख लीजिए। स्थान नीके, दूसरा फूड नीके, फूड भोजन का नीके, फूड नीके, ब्रीडिंग नीके, ब्रीडिंग, अगला लिखिए फिजिकल केमिकल नीके, देखो मेरी बात, नीके किसी एक प्रजाति के लिए ही होता है कि नहीं? अब देखिए क्या स्थान के रिस्पेक्ट में भी नीके होता है, यानी ये जीव केवल इसी स्थान पर रहेगा। जैसे केचुए का नीचे क्या होगा? स्थान का जमीन के अंदर रहेगा। डबल बेड में सोएगा तो क्या होगा? रात भर सूख कर पपड़ी बन जाएगा, हड्डी हो जाएगा। अगर उसको केचुए को अपने बिस्तर पर बड़े मोहब्बत से लाकर के सुला दिया, चल आज उसको बढ़िया से शाही गर्मी पर देखा जाएगा, सुबह सूख करके लकड़ी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो क्या वो गद्दी उसका नीचे है? और मनुष्य ने सोचा कि चलो जमीन के अंदर घुस जाएंगे, गर्दन डाल देंगे, तब से आज हम केचुए की तरह सोएंगे, तो सुबह तक उसकी जिंदगी तो केचुए का नीचे अलग हुआ, मनुष्य का नीचे अलग हुआ, स्थान के रिस्पेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? छोटे क्लास हुआ क्या? अच्छा, फूड का नीचे, केचुआ खाना खा रहा है, क्या आप उस तरह से खाओगे? या हम जैसे खाना खा रहे हैं, क्या उस तरह से कुत्ता खाएगा? नहीं खाएगा ना। वो जहीं मिला, जहां भी मिला बढ़िया देखा का हड़वा गिलागा। देखो जब पहुंचोगे तो उसको अगर रोटी से देते हो तो पैर के सुकून से खाएगा,
और लेकिन चोरी करके भागेगा, चोरी करेगा तो भागेगा वहां से, रुकेगा नहीं जल्दी। अगर कुत्ता रोटी लेके भाग रहा है तो चोरी करके लाया है, किसी ने दिया नहीं है कि भैया तुम ले लो जाओ। तो देखिए फूड का नीचे अलग हुआ कि नहीं हुआ, ब्रीडिंग का नीचे भी अलग होता है। मनुष्य की ब्रीडिंग्स अलग होगी, और जानवरों की ब्रीडिंग्स अलग होगी। किसी केचुए का अलग होगा, कुत्ते का, बिल्ली का, सबकी ब्रीडिंग का अपना एक नीचे होता है। वो एक स्पीशीज एक तरह करेगी, ठीक। ब्रीडिंग का मतलब है पॉपुलेशंस करना, पॉपुलेशंस का मतलब है मेल फीमेल्स का सेक्स होता है। ब्रीडिंग का, तो ब्रीडिंग का मतलब हुआ प्रजनन। फिजिकल केमिकल के कोई प्रजाति इतने टेम्परेचर पर ही जी पाएगा, जैसे कोरल, कोरल रीफ का एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, 23 एवरेज मान लिया जाए, और ज्यादा वेरिएशन अगर होगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और मनुष्य का टेम्परेचर कितना है, 0 से 50 डिग्री तो रह सकता है, तो 0 होगा तब रहेगा, 50 तक रहेगा। इसका मतलब टेम्परेचर रेंज क्या है, अलग है। तो फिजिकल भी उसका अलग होगा। केमिकल में कोई जीव होता है, कहते हैं नमक ज्यादा डालोगे तो मर जाएगा। जैसे एक जानवर होता है कि नमक डालो तो मर जाता है ना, जो होगा जो। तो हर प्रजाति का फिजिकल के रूप में और केमिकल के रूप में भी नीचे होता है। किसी कोई दिक्कत, बात समझ गए पूछ रहा हूं। अगला पॉइंट सुनो मेरी बात। अब हमारा सफर कहां से शुरू हुआ था, इन्वायरमेंट से शुरू हुआ था, और पहुंचे कहां थे, इकोलॉजी पर पहुंचे थे। और इकोलॉजी में हमने क्या बताया था, बायोटिक के बीच में कुछ संबंध। पढ़ाई का तो रिलैक्स होकर करो, जी खुद बहुत ढीली पहन के, कपड़ा अपना ढीली पहन, चप्पल पहन बैठो, पलथी मार करके, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, क्योंकि आपको मेंटली कोई भी चीज डिस्टर्ब करे उसको उठा दो। अगर आप बहुत कष्ट टाइट पहन के आएंगे तो ज्यादा यूं फंसे रहेंगे तो कहाँ दिमाग होगा हमारा, क्योंकि सारा गेम इसका कर हो रहा है। तो फिजिकल कोई भी प्रक्रिया जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर दे, अभी टेम्परेचर बढ़ा दिया गया कस के, भगदड़ मच जाएगी, मच जाएगी। एबायोटिक कारण ही तो है। बहुत रिलैक्स होकर पढ़े, बिल्कुल असिस्ट, बहुत खलबली बचाने वाला काम ना करे। खलबली का मतलब अरे जल्दी लूटने से नहीं होगा। ये चीज सीखने वाला है, किसी भी चीज से घबराइए नहीं कि अंग्रेजी पूरा हो गया, क्या करेंगे, अंग्रेजी सीखने किसी में बनाओ, उसी बगल कोई नहीं, उसका वर्ड लिखो, और हिंदी मीडियम वाले भी अंग्रेजी के वर्ड लिखो तो मीनिंग को, प्रोसेस 10-20 अंग्रेजी के वर्ड पढ़ो, वोकैबुलरी पढ़ेगी, कौन सी कोई चीज है, ठीक है। हमने शुरू किया था इंडिविजुअल और पॉपुलेशंस, कम्युनिटी और इकोसिस्टम और बायोम और बायोस्फीयर। सफर यहाँ खत्म होकर के अब आया बायोम। स्तरीकरण कर रहे हैं, यही सबसे पहली बात तो देखो, बायोम क्या है, बायोम क्या है? नेचुरली कौन सा इसमें, कौन सा नेचुरली? फॉरेस्ट हो गया, तालाब, फॉरेस्ट
बातें हम पहली कर 2-3 पॉइंट करते हैं, क्लियर होगा आपको। से जब मिले हुए हैं तो समझिए तक करें क्या। अब देखिए, एक बायोम है, एक बायोम है, एक बायोम के अंदर कई इकोसिस्टम हो सकते हैं। पहली बात, एक बायोम में कई इकोसिस्टम हो सकते हैं। ठीक, पहली बात है, इसका मतलब हुआ बायोम बड़ा है। दूसरी इकोसिस्टम है, एक लैंड इकोसिस्टम है, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एक पॉन्ड इकोसिस्टम है, एक डेजर्ट इकोसिस्टम है। यही तो बात हुई, यही बात। दूरी क्यों? नीचे तो एक है, आ जाइए। वो देखो इतना दूरी बनाए हुए कि उनको जाके बैठ के पढ़ना, तो नीचे क्या करना है? वो तो नीचे को बना दी, वो तो नीचे है तब का इतना दूर क्यों भाई? आ जाइए, आप बैठ जाइए, क्या दिक्कत है? सुनते रहिए आप। अब देखिए, पहला बात तो आपको बायोम से ये मालूम हुआ कि बायोम इकोसिस्टम से मुख्तलिफ है। दूसरी बात, इकोसिस्टम फॉरेस्ट का भी होगा, फॉरेस्ट का भी होगा, डेजर्ट का। बायोम कभी एक्वाटिक सिस्टम का नहीं होता है। ये बायोम कभी पानी वाला क्षेत्र का नहीं होता है। बायोम केवल लैंड का होता है। दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। बायोम cannot be in aquatic system. Have you any problems? ठीक, दो बात। किसी भी बायोम में एक प्रकार का वातावरण होता है, क्लाइमेट्स होता है। जब क्लाइमेट्स एक तरह किसी खास प्रकार का होगा, तभी तो वहां की जलवायु ही तो वहां के पेड़ पौधे को निर्धारित करेंगे ना। जैसे ये क्या है? कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंडा है। तो यहाँ की जो जलवायु है, तो यहाँ क्या पौधे को जमने देगी? नहीं जमने देगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पोलर बायोम होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी 9 महीने पर 3 महीने थोड़ा सा गर्मी हुई तो खूबसूरत पत्तियां होती है, लाल पीले का दिख जाएगी, तो थोड़ा बहुत दिख जाएगा, तो वहां का बायोम अलग हो गया। डेजर्ट है, रेगिस्तान, इक्वेटोरियल क्षेत्र है, इक्वेटोरियल क्षेत्र, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, सदाबहार जंगल होते हैं। ये कौन डिटरमिन कर रहा है? कर रहा है फॉरेस्ट वहां के घने होंगे, उसके ऊपर जाओगे टेम्परेट फॉरेस्ट होंगे तो हल्का सा ठंडा होगा, उसके ऊपर जाओगे तेगा होगा, और तेगा के बाद टुंड्रा होगा। बताओगे भाई नहीं तो कहाँ हवा उड़ा रहे हैं, समझ जाते हैं ना कहाँ पे आदि पड़ रहा है। कहीं पर घास का मैदान, तो घास का मैदान क्या पानी वाला जगह है? नहीं। कोई प्रकार की जलवायु तभी तो घास हुआ वहां पे। कहीं रेगिस्तान है तो वहां तो किसी प्रकार की जलवायु तभी तो रेगिस्तान हुआ। तो बायोम जो होता है, पहली बात, अच्छा, एक डेजर्ट्स के अंदर जंगल, एक रेगिस्तान के अंदर कई प्रकार के इकोसिस्टम हो सकते हैं कि नहीं? जैसे एक डेजर्ट है बहुत बड़ा,
नखलिस्तान भी तो होता है। नखलिस्तान क्या होता है? हाँ? नखलिस्तान, ओसिस, ओसिस। किसी रेगिस्तान के बीच में कहीं, जैसे 1000 किलोमीटर की लंबाई का रेगिस्तान है, 1000 किलोमीटर जाते हो, अगर यहाँ से बस्ती से चलोगे दिल्ली तक तो 500 किलोमीटर है। रात भर ट्रेन चलती रहती है एक्सप्रेस, और 1000 लंबा दूरी तक कोई रेगिस्तान है। तो हो सकता है इसी बीच में कहीं बहुत छोटे छोटे तालाब हो ना, तो रेगिस्तान के अंदर जो तालाब होगा उसी को नखलिस्तान। तो आप बताइए, इसका इकोसिस्टम अलग होगा, और जो वहाँ कुछ पेड़ होंगे उसका इकोसिस्टम अलग होगा, किसी पत्ती का इकोसिस्टम अलग होगा, किसी बूंद का इकोसिस्टम अलग होगा। तो एक बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम हुए कि नहीं हुए? हुए ना? तो बायोम, लेकिन हमने क्या कहा? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ये एक प्रकार का बायोम हो गया। ये टुंड्रा के नीचे टेगा, नीचे आ गया टेम्परेट फॉरेस्ट, यहीं पर कहीं पर सवाना घास का मैदान होगा, कहीं पर डिजर्ट होगा। तो बायोम में एक खास प्रकार का क्या चीज मौजूद है? क्लाइमेट है, और वहाँ पे जो जीव जंतु है, उन जीव जंतु को वहाँ के प्रति कुछ अनुकूलता होगी वहाँ रहने की। अभी बताएंगे, बहुत घबराई बहुत रिलैक्स हो गई। तो बायोम पहली बात बड़ा होता है। इकोसिस्टम, कई इकोसिस्टम एक बायोम में हो सकता है। इकोसिस्टम केवल जैव अजैव के बीच पारस्परिक संबंध के अंदर किया जाता है। बायोम एक प्रकार की जलवायु होती है जिसमें एक प्रकार का वेजिटेशन होता है, एक प्रकार का वेजिटेशन में एक प्रकार का जंतु होंगे वहाँ पर। तो एक बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम होंगे। बायोम सदैव लैंड मास का ही होता है। एक कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? अब लिखिए, उसको बताओ। अब लिख लीजिए, बायोम को बायोम है। तो बायोम शब्द का सुझाव, बायोम शब्द का सुझाव, हाँ देखिए बायोम, बायोम शब्द का सुझाव एक इकोलॉजिस्ट, वास्तुविज्ञानी वैज्ञानिक फ्रेडरिक क्लेमेंट्स ने किया। फ्रेडरिक बायोम शब्द का सुझाव एक वास्तुविज्ञानी वैज्ञानिक ने दिया था। उस वास्तुविज्ञानी वैज्ञानिक का नाम, इकोलॉजिस्ट का क्या नाम था? फ्रेडरिक क्लेमेंट्स। बायोम को एक जैविक समुदाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बायोम को एक जैविक समुदाय, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, पूछ ली जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बायोम को एक बड़े जैविक समुदाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। छोटा होगा जैव समुदाय की बड़ा, बस इतना लिखिए, बड़ा। जहां विभिन्न प्रकार के जीव, जैसे प्लांट, पौधे, जंतु, पक्षी, इंसेक्ट, कीड़े और मनुष्य रहते।
बायोम में एक सब इसी तरह से मार्कर लगा दिया करिए। एक सब आईएएस वगैरह जब पूछेगा स्टेटमेंट देगा, एक बायोम में क्या कई इकोसिस्टम हो सकते हैं, इस तरह स्टेटमेंट देगा। फिर दूसरा कुछ पूछेगा, फिर ऑप्शन देगा, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, फिर दोनों नहीं गलत है। ये सब पहले लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? कई प्रकार के इकोसिस्टम रहते हैं। विश्व पर्यावरण में वर्ल्ड इन्वायरमेंट इंग्लिश में मतलब पूछ लिया करिए, घबराइए नहीं। अब कलम को ऐसे रख देना, ढूंढना आपको उसको या तो नहीं जब समझ आ तो भाई याद क्या करें भाई, सब पहले करना है। अभी अंग्रेजी बोले तो वो विश्व पर्यावरण में एक विशाल विविधता देखने को मिलती है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट ग्रेट बायोडाइवर्सिटी इज सीन। विश्व पर्यावरण में एक विशाल विविधता देखने को मिलती है, जो मुख्य रूप से अनुकूलन गामा लगाओ, तापमान की सीमा, रेंज ऑफ द टेम्परेचर, गामा लगाओ, मौसम, गामा लगाओ, जलवायु परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के बायोम में विभाजित किया गया है। देखिए, एक दिन पेपर लेंगे हम और जितना पढ़ाया उसी से 100 सवाल हम देंगे। पीसीएस आईएएस में जितना आया हुआ उसको देंगे और यहीं पर एक पूरा इस लाइन दूर से बैठना है, आधा घंटे सॉल्व करना है और आधा घंटे हम बताएंगे, आधा घंटा एक्सप्लेन बताएंगे सब क्वेश्चन। और जो नंबर ज्यादा पाएगा वो इनाम का हकदार होगा, और जो कम पाएगा उसको क्या होगा, क्या होगा, उसका जनमत संग्रह कराया जाएगा। आपने क्या करना है, इसलिए ध्यान से पढ़ो। कोई भी चीज पहली बात देखो, नहीं आए पूछो, क्योंकि आप अपने जूता चप्पल के भरोसे जाएंगे लड़ाई लड़ने। जूता चप्पल तो लोगे नहीं, तो जब अपना अकेले लड़ना है तो अकेले समझना भी तो है। करना हमें अकेले है, कोई दिखाएगा नहीं, दिखाएगा तो गलत बताएगा, तो करना है। तो लिख लीजिए आगे क्या लिखा आपने। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक बेहतरीन थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देता हूँ। मेरी बात देखिए, हमने क्या किया, ये जीरो इक्वेटर तो आप जानते ही हो बात। अब देखिए ये चीज है,
और ये चार्ट यहाँ से आया, नीचे की तरफ ज़्यादा गर्म हुआ। तो यहाँ लिखेंगे गर्म हुआ और यहाँ ठीक। एक ये बना लीजिए, इधर लिख दीजिए वेट और इधर ड्राई। सही कह रहा है। अभी आएगा, हमने क्या कहा कि जो मजबूत दर्जी होता है वो धीरे धीरे पहले हल्का हल्का सिलेगा, कच्ची दवाई करेगा, फिर उसके बाद नाक जब बढ़िया जाए तब अब मेरी बात, ये ग्लोब है, इस ग्लोब को यहाँ से ऐसे उठा के यहाँ रख दिया। तो आपको ये इस मैप से देखने से जाहिर हो गया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा घटेगा। देखिए वार्म कोल्ड, ठीक। हमने क्या बताया कि बायोम कभी पानी का नहीं होता है, किसका होगा? लैंड में। तो ये जो चीज दिख रही है लैंड वाली, दूसरा कंसेप्ट आपने ये देखा, पहला कंसेप्ट देखा हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो ठंडा होगा। तब दूसरा कंसेप्ट ये है कि जब हम पूरब की तरफ रहेंगे, जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाएंगे तो वेट होगा और इधर ड्राई होगा, यानी महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर क्या होगा? सुराई। हमेशा आपने पढ़ा, क्या पढ़ा है? महाद्वीप के पश्चिमी छोर पे जो है रेगिस्तान। रेगिस्तान होते हैं तो पढ़ा। अब देखिए, एक ये बायो बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। इसमें दो कर लीजिए, इसमें चार, चार। पहला तीन ऊपर खाना जो है एक एक खाना रहेगा, चौथे में आए दो वर्टिकल और लास्ट में चार वर्टिकल आए, कोई दिक्कत? अभी आपको देखिए किस तरह से बदलता जाएगा। सबसे ऊपर में लिख लीजिए पोलर, पोलर पोल है ना? हाँ। टेगा इंद्रा बोरियल, बोरियल नहीं सॉरी टुंड्रा लीजिए, टेगा टुंड्रा, ये टेगा। पोलर, टुंड्रा, टुंड्रा और ये टेगा, इसी को बोरियल। ठीक, मेरी बात समझे? नहीं है वो और गैसिडोस को पर्णपाती कहते हैं। पर्णपाती क्या मतलब? ठीक, आगे आगे
की पूरी दिखाई देखो हमने बताया इस दुनिया को लिया और इस दुनिया को जाहिर सी बात ये क्या होगा इक्वेटर के ऊपर जैसे से हम जाएंगे तो वार्प से पोल होगा और हम वेस्ट की ईस्ट की तरफ रहेंगे बेड और जैसे से वेस्ट की तरफ जाएंगे ड्राई होता जाएगा। अब देखिए ये वाला रीजन ट्रॉपिकल जोन है। ट्रॉपिकल जोन तो ट्रॉपिकल जोन में जो ईस्टर्न वाला पोर्शन होता है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। जैसे इंडिया ही लेंगे तो ईस्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट में आएगा। जैसे से अंदर जाएंगे बारिश कम होती जाएगी। ये रीजन ट्रॉपिकल है, गर्म होगा ना, लेकिन जैसे रोज पढ़ पाती हूँ पानी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो ये घास का मैदान सवाना हो जाएगा। तो सवाना किस क्षेत्र में पाया जाता है? ट्रॉपिकल में भी टेम्परेट में ट्रॉपिकल में पाया जाएगा। पूछा जाएगा जान लेना ये जो है याद रखना। और जब सवाना घास के फिर इधर मिलेंगे तो और पानी कम हो जाएगा। और इधर जाएंगे पानी कम। राजस्थान सस्ते में तो है, ध्यान देना। नीचे गड़बड़ हो जाएगा, सवाना नीचे में आएगा। सवाना का घास का मैदान है। घास का मैदान दुनिया वाले पूरे बेल्ट में लेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। तो हम टेम्परेट में पहुंचे ना, तो टेम्परेट पहुंचे कि नहीं पहुंचे? टेम्परेचर ऊपर जाएंगे टेम्परेट कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेट रेसिडुअस क्योंकि इस तरह का बारिश नहीं होगा क्योंकि हीट नहीं है। फिर प्रेरी, तो प्रेरी किस प्रकार का घास का मैदान है? टेम्परेट शीतोष्ण है। और सवाना ट्रॉपिकल। ये पहली बात तो यही सब निकल आया। और जब इधर आए चूंकि ये टेम्परेट रीजन में है तो कोल्ड डिजर्ट हो जाएगा। डिजर्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बारिश मतलब 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा। क्या ये कह सकते हैं when the rate of evaporation is low than नहीं when the rate of evaporation is more than precipitation। जब रेट इवापोरेशन का दर ज्यादा हो वर्षा से तो पानी ज्यादा निकल जाएगा। अगर पानी ज्यादा निकल जाएगा तो वो डेजर्ट नहीं होगा। मेरी बात समझ लें। इसके ऊपर टेम्परेट के ऊपर जाएगा टेगा, इसी को बोरियल फॉरेस्ट, टुंड्रा और यहाँ पोलर वॉक। छोटा सा एक इस बेहतरीन को बनाकर 2-4 रट लीजिए तो एक सवाल यहीं से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तुरंत आप इसको चार्ट बना कर सकते हो। हम नीचे से गरम और ऊपर की तरफ कोल्ड और इधर वेट ज्यादा रहेगा, इधर ड्राई ज्यादा। तो इसकी बुनियाद पर हमने बनाया इसके चार्ट। अभी चेक करेंगे कितना सही बनाया। बेहतरीन गोला बना के बनाओ, ठीक है? बहुत साफ सुथरा बनाइए बिल्कुल। और पत्थर कोई भी खन्ना बजाए ना, इधर ना रखो, बड़ा बड़ा बनाओ। और जो भी लिखो ऐसे कॉपी पे लिखो, इस तरह के सादा कॉपी। ये कॉपी नहीं सही है इसलिए क्योंकि आप सिविल सर्वेंट का पेपर देने जा रहे हो।
लाइन का तो बच्चों के लिए होता है कि भाई अब बच्चा सीधा लिख नहीं पा रहा है तो लाइन उसको होना चाहिए। अब आपको सीधी बेहतरीन को लाइन अपना सीधा सीधा बनाइए। अभी से आदत नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा, एग्जाम में होगे यहाँ शुरू करोगे लिखना, यहाँ पहुँच जाओगे साथ। अगला हवड़ा है तो इधर लिख दे, अगला चाहिए तो खुला खा लिखिए। जब अपने कलम पर कंट्रोल नहीं है तो समाज को कैसे कंट्रोल करोगे? समझ रहे हो? ये चीज ऐसे बनाओ बढ़िया। आगे लिख लीजिए। किधर अच्छा है, गैप दे दीजिएगा जब हो जाएगा। हो गया क्या? अभी नहीं, 8 मिनट और 4 तो हो गया। 4 ठीक है, थोड़ा सा 2 वीडियो बनेगा।